ओके हम बात कर रहे थे इनर्वेशन ऑफ द टीथ की। इनर्वेशन ऑफ द टीथ में हमारे पास क्या होता है, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो कि ब्रांचेज होती हैं हमारे पास ट्राइजर्मल नर्व की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैक्सिलरी नर्व की, ठीक है। मैक्सिलरी नर्व यहाँ से हमारे पास आती है और ब्रांचेस देती है। पहली ब्रांच हमारे पास होती है इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है। इंफ्रा ऑर्बिटल देने से पहले वो एक ब्रांच दे देती है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास है मिडल सुपीरियर एल्वुलर नर्व ब्रांच, ठीक है। मिडल सुपीरियर एल्वुलर नर्व ब्रांच होती है एंड ये वाली, ठीक है, ये मिडल सुपीरियर एल्वुलर नर्व ब्रांच होती है। एक दे देती है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व ब्रांच और एक दे देती है एंटीरियर एल्वुलर नर्व ब्रांच। एंटीरियर एल्वुलर नर्व ब्रांच एंटीरियर टीथ को सप्लाई करेगी, ठीक है। और जो ये होती है हमारे पास यहाँ तक, ठीक है, ये एंटीरियर टीथ को सप्लाई करेगी, ठीक है। जो मिडल सुपीरियर होती है वो प्री मोलर्स को सप्लाई करेगी और जो हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर होती है वो मोलर्स को सप्लाई करती है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास किसकी, मैक्सिलरी की बात। अब मैंडिबुलर में हमारे पास आ जाएं तो मैंडिबुलर नर्व जो होती है वो दो ब्रांचेस देती है। एक लिंगुअल नर्व देती है, लिंगुअल नर्व तो हमारे पास टंग को सप्लाई करती है इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। और एक हमारे पास ब्रांच देती है इंफीरियर एल्वुलर नर्व ब्रांच, जो मैंडिबुलर कैनाल से गुजरती हुई जाती है, ठीक है। और फिर वो आगे जाके ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी ब्रांच देती है, मेंटल नर्व से निकल के डेंटल ब्रांचेस एक तो देती है जो हर एक टूथ को हमारे पास प्रोवाइड हुई भी होती है, ठीक है। जो डेंटल नर्व्स होती हैं, ठीक है। मेंटल नर्व होती है जो कि लोअर लिप और चिन को सप्लाई करती है और इंसिसिव नर्व होती है जो कि लोअर इंसाइजर्स को सप्लाई करती है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इनर्वेशन ऑफ द टीथ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ द पल्पल ब्लड फ्लो। हम जब भी कोई एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया हम देते हैं तो उसमें एपिनेफ्रीन होता है। एपिनेफ्रीन का क्या काम होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन का काम होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या होती हैं, जो वॉल्स होती हैं ना आर्टेरियोल्स की और वेन्स की, ठीक है, वो कंसिस्ट करती हैं स्मूथ मसल्स को, ठीक है। और वो इनर्वेट होती है हमारे पास अनमाइलिनेटेड सिंपैथेटिक फाइबर से, ठीक है, अनमाइलिनेटेड होती हैं। तो हमारे पास जब भी हम कभी एपिनेफ्रीन यूज़ करते हैं तो वो जो स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। पल्पल रिस्पॉन्स की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पल्पल रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या होता है कि जब भी कभी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है। जब कभी भी हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं तो लाइसोसोमल एंजाइम्स का क्या काम होता है कि वो कोलेजन को हाइड्रोलाइज कर देंगी, तोड़ देंगी। और जब कोलेजन की ब्रेकडाउन होगी तो ब्रेडिकाइनेंस रिलीज होते हैं। ब्रेडिकाइनेंस जब हमारे पास रिलीज होते हैं तो हमें पता है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो वेजोडाइलेशन करती हैं। जब वेजोडाइलेशन होती है तो वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो फ्लूइड आपके पास स्कैप करना शुरू कर देता है, ठीक है, और एकोमुलेट होना शुरू हो जाता है पल्प में, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, ठीक है, इंटरस्टिशियल टिश्यू है, वहाँ से हमारे पास स्कैप करके फ्लूइड जो होता है वो पल्प में आना शुरू कर देता है क्योंकि परमेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि स्पेस जो पल्प होता है एक कन्फाइंड स्पेस में हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। सो उसका प्रेशर हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही प्रेशर हमारे पास राइज होगा तो हमारे पास क्या होता है, सेंसेशन, पेन सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब सिवियर इन्फ्लेमेशन में समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लिम्फेटिक्स क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली फ्लूइड और पल्प प्रेशर इंक्रीज होता रहता है और इन दी एंड वो क्या कर देता है, पल्पल नेक्रोसिस कॉज कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं पोस्चर के। जब हम नॉर्मल अपराइट पोजीशन में होते हैं हमारे पास तो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है ना, हाँ, ठीक है। तो पल्प के ऊपर भी ग्रेविटी एक्ट करेगी तो जो ब्लड फ्लो होता है हमारे पास वो मतलब कि ग्रेविटी की वजह से नीचे ही हो रहा होता है, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमारे पास उसमें होता है तो लेस प्रेशर इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लाई डाउन करते हैं, ठीक है, लेट जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट तो डिसअपेयर हो गया। तो जो जैसे ही ग्रेविटेशनल इफेक्ट डिसअपेयर हो गया तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे पास पेन हो रहा होता है इन लाइंग डाउन पोजिशन में, ठीक है। इसी तरीके से जब एक पर्सन एक अपराइट होता है तो बैरो रिसेप्टर क्या करता है, वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को मेंटेन करता है। मतलब ये कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अपनी स्लाइट वेजोकंस्ट्रिक्शन की पोजीशन में होती हैं। लेकिन जैसे ही आप लेट जाते हो तो बैरो रिसेप्टर भी डिसअपेयर हो गया। जब बैरो रिसेप्टर डिसअपेयर हो गया तो आपके पास क्या होता है, पल्पल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि लाइंग डाउन जो होती है वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट और बैरो रिसेप्टर दोनों अफेक्ट जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये ऐसा इतना वो नहीं है। अब हम आ जाते हैं एजिंग के ऊपर। यस, पल्प में हमारे पास क्या होती है, विथ एज वस्कुलरिटी डिक्रीज हो जाती है, फाइब्रोसिस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाता है, सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाती है। इनर्वेशन ऑफ द पल्प की हमने बात कर चली थी, ठीक है। ये पूरा वही चार्ट है, ठीक है, जो पूरी डायग्राम बताई थी।
अच्छा, अब थोड़ी सी हम फाइबर्स की बात कर लेते हैं। वी हैव ए फाइबर्स, सी फाइबर्स। ए फाइबर्स में ए फाइबर्स होता है, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा, ये सब फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जो ए फाइबर्स होता है उनका डायमीटर बड़ा होता है, ठीक है। जितना बड़ा डायमीटर होगा ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कनेक्शन वेलोसिटी उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो सी फाइबर्स होते हैं उनका डायमीटर सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास उनकी कंडक्शन वेलोसिटी भी कम होती है। ए डेल्टा फाइबर्स जो होते हैं वो फास्टर कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं। ए डेल्टा फाइबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकलाइज शार्प डेंटाइनल पेन के लिए, जबकि जो सी फाइबर्स होते हैं वो स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, और वो रिस्पॉन्स करेंगे डल एंड थ्रोम्बिंग पेन को। क्यों? वजह ये होती है कि जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, इसलिए वो क्विक होते हैं, ठीक है, शार्प डेंटाइनल पेन को हमारे पास फ़ौरन से स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन जो सी फाइबर होते हैं हमारे पास वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स करते हैं डल एंड थ्रोम्बिंग पेन को, ठीक है। सो थर्मल, केमिकल या मैकेनिकल स्टिमुलाई जो भी होता है वो स्टिमुलेट करता है सी फाइबर्स को, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ डल poorly localized and thrombing pain, while the electric pulp tester stimulate करता है ए डेल्टा फाइबर्स को। क्यों? क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड कम होता है, ए डेल्टा फाइबर्स का थ्रेशोल्ड कम होता है, तो जैसे ही हल्का सा भी स्टिमुलस आया फ़ौरन से पेन डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक चार्ट है, ये चार्ट एक बहुत अच्छा चार्ट है, ठीक है। ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स में डिफरेंस बताया हुआ है। ए डेल्टा फाइबर्स की कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होती है, 6 to 30 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, जबकि सी फाइबर्स की कंडक्शन वेलोसिटी कम होती है, 0.5 to 2 होती है, कुछ बुक्स में 0.7 भी लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए डेल्टा फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं, जबकि सी फाइबर्स अनमाइलिनेटेड होते हैं, माइलिन शीट नहीं होती, ठीक है। पेन वेल लोकलाइज होता है ए डेल्टा फाइबर्स में, सी फाइबर्स में वेल लोकलाइज नहीं होता, पता नहीं लग रहा होता कि पेन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कौन सा टूथ पेन कॉज कर रहा है। ए डेल्टा फाइबर्स का थ्रेशोल्ड कम होता है, सी फाइबर्स का हाई थ्रेशोल्ड होता है। ए डेल्टा फाइबर्स शार्प, क्विक और मोमेंट्री पेन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और सी फाइबर डल थ्रोम्बिंग पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। सो जब भी हम कभी इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे होते हैं और पेशेंट को पेन हो रहा होता है तो वो सी फाइबर्स की वजह से हो रहा होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। एनेटमी की तरफ आते हैं डेंटल पल्प की, वो नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं।